साला भी छोटा तो लोग नहीं बोले ना पानी साला बीच वाला बंद कर दो। गुड मॉर्निंग, आवाज आ रही है मेरी? गुड मॉर्निंग। तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? हम लोग कंपटीशन एक्ट 2002 पढ़ रहे थे और उसमें हम लोग डिफिनेशंस को कवर कर रहे थे। तो ऑलरेडी हम लोगों ने कितने डिफिनेशंस कवर कर लिए? इक्विशन कवर कर लिया। दूसरा कौन सा कवर किया? एग्रीमेंट कवर किया। तीसरा कौन सा कवर किया? ठीक। अब हमें कवर जो करने हैं वो कंज्यूमर और इंटरप्राइजेस, ये दो डिफिनेशंस को हम लोग आज कवर करने का प्रयास करेंगे। ठीक है? शो हो रहा है आप लोगों को स्लाइड? ठीक। कंज्यूमर, कंज्यूमर आपके सेक्शन 2F में डिफाइन किया गया है। इसका मतलब होता है, मैं अभी जो डिफिनेशंस में दिए गए हैं आपके उसी को पढ़ रहा हूं, रीड कर रहा हूं। कंज्यूमर मीन्स एनी पर्सन हु बाई any goods for consideration which has been paid or promised or partly paid and partly promised or under any system of deferred payment and include any user of such good other than person who buy such goods for consideration paid or promised or partly promised or under any system of deferred payment when such use is made with the approval of such person, whether such purchase of good is for resale or for any commercial purpose or for personal use. ठीक है? तो जो कंज्यूमर का डिफिनेशन सेक्शन 2F में दिया गया है वो 2 पार्ट में है। पहला तो ये है कि कंज्यूमर का मतलब कोई एक व्यक्ति है जो खरीदता है। ठीक है? बाई। और दूसरे पार्ट में वो है कि वो व्यक्ति खरीदता नहीं है बल्कि हायर करता है या अवेल करता है किसी सर्विसेज को। ठीक है? तो पहला पार्ट में गुड्स है और दूसरा पार्ट में सर्विसेज है। क्या कहा आता है दूसरा पार्ट में, इसको भी थोड़ा सा चेक कर लेते हैं। कंज्यूमर मीन्स ए पर्सन हु हायर और अवेल एनी सर्विसेज फॉर कंसिडरेशन which has been paid or promised or partly promised or under any system of the deferred payment and include any beneficiary of such services other than person who hire
or avail the services for consideration paid or promised or partly paid or partly promised or under any system of the deferred payment when such services are availed of with the approval of the first mentioned person, whether such hiring or availing of services is for any commercial purpose or for personal use. ठीक है, तो जो चीज कॉमन है पार्ट 1 में और पार्ट 2 में वो ये है कि कोई चीज, दो चीजें हो सकती हैं, गुड्स हो सकती हैं या सर्विस हो सकती हैं। तो गुड्स को आदमी खरीदता है और सर्विस को आदमी अवेल करता है, लेकिन वो जो भी कुछ करता है, चाहे गुड्स हो चाहे वो आपका सर्विसेज हो, वो कंसिडरेशन पे करता है। माने कंसिडरेशन इज ए इंपॉर्टेंट फैक्टर, कंसिडरेशन। और वो कंसिडरेशन चाहे तो पेड हो, पेड कर दिया गया हो, या पेड नहीं किया गया है, कोई बात नहीं, प्रॉमिस किया गया है, या ऐसा भी हो सकता है कि पार्टली पेड कर दिया गया है, पार्टली प्रॉमिस किया गया है। अभी मेरे पास में ये 100 रुपया है, आप 50 रुपया लीजिए। 50 रुपया मैं आपको जैसे ही घर पहुंच जाएगा मेरे सामान मेरे घर पे, तो मैं वहां से दे दूंगा या कल दे दूंगा आपको। तो ये पार्टली पेड है एंड पार्टली प्रॉमिस्ड सिस्टम है, या अंडर एनी सिस्टम ऑफ द डेफर्ड पेमेंट। डेफर्ड पेमेंट मतलब आप हमको आज दे दीजिए, मैंने आपको परचेस कर लिया, पैसा आपको जो है 1 हफ्ता बाद मिलेगा, तो डेफर्ड पेमेंट हो गया। पर्सन जो है किसी चीज को अवेल करता है, सर्विस को, और किसी चीज गुड्स को खरीदता है ईएमआई सिस्टम से भी, माने पार्ट बाय पार्ट पेमेंट होता है। ठीक है, तो ये चीज कॉमन है दोनों चीजों में। वापस बैक आता हूं, दूसरी बात तो ये जो कोई आदमी खरीदता है कोई चीज को या कोई सर्विस को अवेल करता है, इसमें सम्मिलित है, अगर खरीदता है तो कंज्यूमर में क्या इंक्लूड है, यूजर भी इंक्लूड है। और इधर सर्विस वाले में यूजर की जगह इस्तेमाल किया गया है बेनिफिशियरी। ठीक है, तो गुड्स के केस में यूजर, सर्विस के केस में बेनिफिशियरी। वापस आता हूं, यूजर ऑफ सच गुड्स अदर देन द पर्सन हु बाई सच गुड्स फॉर कंसिडरेशन वगैरह वगैरह, ये सब चीजें वही है ना। तो कंज्यूमर इंक्लूड एनी यूजर ऑल्सो, यूजर ऑफ सच गुड्स अदर देन द पर्सन हु बाई। दो व्यक्ति जो खरीदता है उसके अलावा कोई दूसरा व्यक्ति, यूजर, वो भी कंज्यूमर में सम्मिलित है, बशर्ते कि वो जो दूसरा व्यक्ति जो यूज कर रहा होता है वो व्यक्ति जो खरीदता है उसके अप्रूवल, उसके कंसेंट से यूज कर रहा है। ठीक है, और सिमिलरली यही बात मुटाडस मुटांडी सर्विस के भी केस में अप्लाई होता है, क्योंकि वहां वो जो बेनिफिशियरी है अगर वो सर्विस को अवेल कर रहा होता है तो वो जो व्यक्ति जिसने सर्विस को परचेस किया था बाय कंसिडरेशन, तो उसके परमिशन से वो अवेल कर रहा है, कंसेंट है, अप्रूवल है। ठीक है, अब आगे की बात क्या है, जो दोनों गुड्स के केस में आप देखेंगे कि यहां लिखा हुआ है कि जब वो कंज्यूमर कोई चीज खरीदता है ना, कंसिडरेशन से, तो वो जो परचेज ऑफ गुड्स है ये माने नहीं रखता
कि ये इसको रीसेल के लिए खरीद रहा है या किसी कॉमर्शियल पर्पज से खरीद रहा है या पर्सनल यूज के लिए खरीद रहा है। तो इट डज नॉट मैटर that whether such purchase of good is for resale or for any commercial purpose or for any personal use. Mutandis mutandi, यहां भी वही बातें हैं कि whether such hiring or availing of services is for any commercial purpose or for personal purpose, ये does not matter। ठीक है, तो ध्यान रखिए, सर्विस इज हायर्ड, गुड्स इज परचेस्ड, सर्विस इज ऑल्सो अवेल्ड, गुड्स इज परचेस्ड। अब हम थोड़ा एक्सप्लेनेशन, थोड़ा डिटेल में बात करते हैं। कंपटीशन एक्ट के अंतर्गत में जो सीसीआई होता है, कंपटीशन कमीशन ऑफ द इंडिया, ये जो बॉडी है, इट इज ए ड्यूटी बाउंड टू इलिमिनेट प्रैक्टिस which has an adverse effect on the competitions and which has an adverse effect on the interest of the consumer. Thereby, the Competition Commission of the India is a duty bound to eliminate such practice. ठीक है, तो कंज्यूमर को देयरफॉर कंज्यूमर इज एलिजिबल, मतलब कंज्यूमर को इंपावर किया गया है कंपटीशन एक्ट के अंतर्गत में कि वो कंपटीशन कमीशन को कोई सूचना वो प्रदान कर दे। उस सूचना के आधार पे फिर कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया जो है वो इंक्वायरी जो है वो खड़ा कर सकता है, शुरू कर सकता है, ये देखने के लिए कि कहां कोई सेक्शन 3(1) और 4(1) का कंट्रावेंशन हुआ है। ध्यान रखिए, ये सेक्शन 3(1) हम जब आएंगे तब आएंगे, और सेक्शन 4(1) जब हम आगे चर्चा करेंगे तो चर्चा करेंगे। अभी आपको मैं रिलेट कर, दिमाग में बस इतना आप ब्रीफली जान जाइए कि सेक्शन 3(1) जो है इस तरीके के एग्रीमेंट को जो कि एंटी कॉम्पिटिटिव है उसको वो प्रोहिबिट करता है, और सेक्शन 4(1) जो है वो जो डोमिनेंस, जो एब्यूसिव नेचर का है उसको प्रोहिबिट करता है। तो सेक्शन 3 is concerned to the agreement which is anti-competitive in practice, and section 4 is related to the dominance which is anti-competitive in practice, and both this section 3 and 4 in their concern area prohibit such type of the practices। ठीक है, तो जब मैं यही कहना चाह रहा हूं कि अंडर द कंपटीशन एक्ट द कंज्यूमर हैज बीन मेड eligible to file an information to the Competition Commission of the India, and Competition Commission of the India therefore will become able to conduct an inquiry to see that whether the concerns, the industry, the enterprises involved herein has contravened the section 3 or section 4 of the act. Accrual to the benefit to the consumer is one of the factor which is to be taken into account by the CCI to determine whether an agreement has appreciable adverse effect on the competitions. Now the question therefore become relevant for the Competitions Commission of the India when such an application has filed, that whether such an practice which is alleged to be anti-competitive is existent। तो इस चीज को फाइंड आउट करने के लिए कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के पास में एक इंपॉर्टेंट फैक्टर
उसको जरूर से कंसीडर करना चाहिए कि क्या अगर ये प्रैक्टिस नहीं होता तो किसी तरीके की लाभ कंज्यूमर को होता। चूंकि ये प्रैक्टिस आ गया है तो इसके कारण से ये लाभ नहीं हो पा रहा है। लेकिन अगर ये नहीं होता तो क्या लाभ होता कंज्यूमर को? अगर होता तो ये जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फर्दर, while delineating the relevant market and determining whether an enterprises enjoy a dominant position in the relevant market, the CCI takes into account consumer preferences and dependence of consumer on enterprises respectively। नहीं समझे आप, मैं बताता हूं आपको। मैंने कहा एक तो ये बातें हैं, जब इंक्वायरी होगा तो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ये फाइंड आउट करेगा कि क्या अगर इस तरह का एग्रीमेंट नहीं होता जो एडवर्सियल नेचर का है तो इससे कंज्यूमर को फायदा होता कि नहीं होता। दूसरी बात कि जब ये डिलिनिएट करना हो रिलीवेंट मार्केट का, डिलिनिएट माने डिस्क्राइब करना, पता लगाना, फाइंड आउट करना यहां पर, and determine whether an enterprises enjoy the dominant position in the relevant market, the CCI take into account consumer preferences and dependence of the consumer on the enterprises respectively। ठीक है, मैंने कहा सेक्शन थ्री के लिए तो ठीक है। सेक्शन फोर में क्या, एब्यूज ऑफ डोमिनेंस। एब्यूज ऑफ डोमिनेंस के केस में भी कंज्यूमर जो है वो सीसीआई को एप्लीकेशन फाइल कर सकता है, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकता है। तो एब्यूज ऑफ डोमिनेंस की जब बात आती है तो वो जो डोमिनेंस होती है किसी न किसी मार्केट से रिलेटेड होती है। मतलब वो हर जगह वो डोमिनेंस नहीं, कोई एक पर्टिकुलर मार्केट होगा, उस मार्केट में वहां पर जो इंटरप्राइजेस हैं उनकी डोमिनेंस देखी जाएंगी। तो जब हम बात कर रहे हैं रिलीवेंट मार्केट मींस उस प्रोडक्ट के लिए जिसको कि प्रोडक्ट को कंज्यूमर जो है वो अवेल करना चाहता था, परचेज करना चाहता था, है ना। तो उस प्रोडक्ट का मार्केट कहां पर है, तो उस मार्केट में डोमिनेंस देखने को मिल रहा है क्या। तो जब कंपटीशन कमीशन को उस रिलेवेंट मार्केट का पता लगाना है, जहां पर कि एब्यूज ऑफ डोमिनेंस हो रहा है, तब सीसीआई जो है फिर वो इस बात को कंसीडर करती है कि कंज्यूमर का प्रेफरेंस क्या है। प्रेफरेंस क्या है और कंज्यूमर का प्रेफरेंसेस क्या है। तो कंज्यूमर का प्रेफरेंस है कि उसको एक तरीके का मोबाइल चाहिए, स्मार्ट मोबाइल। ठीक है, और वो जो कंज्यूमर का जो प्रेफरेंसेस है ये वास्तव में अगर देखा जाए वो डिपेंड होता है वो इंटरप्राइजेस पर। इंटरप्राइजेस पर डिपेंड हो रहा है। तो क्या कंज्यूमर का प्रेफरेंसेस इट इज डिपेंडेंट ऑन द इंटरप्राइजेस। मैं ये क्यों बोल रहा हूं कि इट इज डिपेंडेंट अपॉन द इंटरप्राइजेस, इसलिए बोल रहा हूं कि कंज्यूमर को चाहिए था, उसका प्रेफरेंस क्या था कि उसका प्रेफरेंसेस था उसको एक स्मार्ट मोबाइल। और जब वो मार्केट पे जाता था
तो वहां पर सारी इंडस्ट्रियां जो हैं वो स्मार्ट मोबाइल दिखलाती थी, लेकिन वो स्मार्ट मोबाइल में कोई वेराइटीज नहीं थी, सारे के सारे की प्राइस एक ही है, सब घटिया क्वालिटी की है। और दाम जो है एक्चुअल दाम उससे ज्यादा मांग रही है। तो, तो यहां पर एब्यूज ऑफ डोमिनेंस का केसेस है। ठीक है। तो ये थोड़ा सा बैकग्राउंड बात मैंने बताया कि कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया किस तरीके से जवाबदेह होता है, उसके ऊपर में क्या क्या बाध्यताएं होती हैं। तो उन बाध्यताओं को रख करके कंज्यूमर को डिफाइन करने की कोशिश किया गया है कंज्यूमर एक्ट में। और इस तरीके से फिर बाय डेफिनेशन कंज्यूमर का मतलब होता है कि कोई व्यक्ति who buy the goods for consideration or hire or avail any service for consideration। ठीक है। कंसिडरेशन इज ए इंपॉर्टेंट फैक्टर while deciding whether a person is a consumer or not। और मैं आपको बताऊं, इंटरेस्टिंगली बात बताऊं मैं आपको, इंटरेस्टिंग बात, कि ये जो डिफिनेशंस है इट इज वाइडर देन व्हाट इज डिफाइंड इन कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट को भी आप देखिए, वहां भी कंज्यूमर को डिफाइन किया गया है और लगभग यही भाषा इस्तेमाल किया गया है कि कंसिडरेशन के लिए सर्विस होगा, है ना, गुड्स होगा, है ना, वगैरह वगैरह सारी बातें डिफाइन की गई। लेकिन आप जब कंपेयर करेंगे तो पाएंगे कि कंपटीशन एक्ट में कंज्यूमर को डिफाइन जब किया गया है तो इसका स्कोप जो है इसमें बहुत बड़ा है कंपेरेटिवली टू कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। क्यों? क्योंकि ये जो डिफिनेशंस है इंक्लूड नॉट ओनली इन द कस्टमर बट आल्सो इंटरमीडिएट कंज्यूमर्स, that is who buy the goods or avail the services for any commercial purpose। For example, a trader buying a coal in e-auction is a consumer। तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट आप खोल के देखिएगा, उसमें देखिएगा कंज्यूमर मींस इन द यूजर, उसके बाद कोई यूजर नहीं। मतलब कंज्यूमर कौन? जब वो किसी चीज को खुद कंज्यूम करने के लिए करता है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में कंज्यूमर वो व्यक्ति नहीं है कि कंज्यूम किसी चीज को खरीद करके वो बेच दे। तो रीसेल करने वाला व्यक्ति कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में कंज्यूमर नहीं है, जबकि यहां पर कंपटीशन एक्ट में कंज्यूमर को माना गया है कि ये इंड यूजर ही नहीं है बल्कि इसमें इंटरमीडिएट कंज्यूमर भी हैं। इंटरमीडिएट कंज्यूमर मतलब कौन? जो किसी चीज को खरीदते हैं या किसी सर्विस को अवेल करते हैं जिनका उद्देश्य जो है कॉमर्शियल होता है, यानी वो लाभ कमाने के पर्पज से किसी चीज को खरीदते हैं। मतलब ये कि फिर उसी चीज को व्यापार करते हैं, उसको वो ट्रेडिंग करते हैं, खरीद के दूसरे को बेच देते हैं। ठीक है। सीसीआई ये कॉन्फेडरेशन ऑफ रियल स्टेट डेवलपर एसोसिएशन, ठीक है, इसमें सीसीआई ने नोट किया कि द डिपार्टमेंट ऑफ टाउन एंड कंट्री प्लानिंग, गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा and Haryana Urban Development Authority were engaged in provision of commercially economic services, which was being availed by the developer on the payment of requisite fee and charges levied on them। So, developer were held to be covered within the definitions of consumer under this act।
एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं आपको। ये केस है कॉन्फेडरेशन ऑफ रियल एस्टेट डेवलपर एसोसिएशन, ये 2018 का केस है। इसमें सीसीआई ने ये पाया कि ये जो डिपार्टमेंट ऑफ टाउन एंड कंट्री प्लानिंग, गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा और ये हरियाणा अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी, ये तीन के तीनों जो थे ये किसी ऐसे सर्विस को प्रोवाइडर, वो एक सर्विस प्रोवाइडर थे, वो इंटरप्राइज की तरह काम कर रहे थे। ठीक है, वो इंटरप्राइज की तरह काम कर रहे थे जिनका उद्देश्य था कि वो इकोनॉमिकली रूप से प्रॉफिट कमाना, और इसके लिए वो चार्ज करते थे, पैसा लेते थे। तो वहीं डेवलपर्स थे, तो डेवलपर्स ने उनसे वो सर्विस को अवेल किया, उसके लिए वो पैसा दिया। तो माना गया कि वो डेवलपर्स जो थे वो जो है कंज्यूमर कहलाएंगे इस डिफिनेशन के अंतर्गत में, जबकि डेवलपर्स का काम ये उसको कंज्यूम खुद के लिए नहीं करना था, उसको डेवलपर फिर दूसरे को, माने इंडिविजुअल को वो रियल एस्टेट जो है वो दे देती, माने मकान वगैरह जो है वो रियल को, माने दूसरे को वो बेच देती थी। तो इस तरीके से द गवर्नमेंट कैन बी ए कंज्यूमर अंडर द सेक्शन 2 ऑफ द एक्ट। समझने वाली बात कि गवर्नमेंट जो है वो कंज्यूमर हो सकती है। द प्रोडक्ट विच द गवर्नमेंट प्रपोज टू प्रपोज is the same as would be purchased by private person। ठीक है, मैंने क्या कहा आपको? मैंने कहा कि जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट भी कंज्यूमर हो सकती है। ठीक सुना आपने, गवर्नमेंट भी कंज्यूमर हो सकती है। द प्रोडक्ट विच द गवर्नमेंट प्रपोज टू परचेज इज द सेम एज इट वुड बी परचेज बाय ए प्राइवेट पर्सन। ठीक है, तो जो गवर्नमेंट कोई प्रोडक्ट है जो वो खरीदना चाहती है, वो वही हो सकता है जैसे कि एक प्राइवेट पर्सन जो है किसी प्रोडक्ट को खरीदता है। पब्लिक प्रोक्योरमेंट के केसेस में गवर्नमेंट जो है इट एक्ट एज ए कंज्यूमर एंड एज ए राइट टू डील विथ द एजेंसी दैट इट लाइक्स। पब्लिक प्रोक्योरमेंट समझिएगा, पब्लिक प्रोक्योरमेंट क्या होता है? गवर्नमेंट जो है वो किसी मेडिसिन को, एग्जाम्पल के तौर पर मैं बता रहा हूं, किसी मेडिसिन को प्रोक्योर करती है। प्रोक्योर क्यों करती है? ताकि वो मेडिसिन को सप्लाई पब्लिक हॉस्पिटल में किया जा सके। ठीक है, ऐसा वो लाभ कमाने के लिए नहीं करती है, वो तो उल्टे वो पब्लिक हॉस्पिटल में डिस्ट्रीब्यूट कर रही है, और उसके लिए वो पैसा दे रही है। जब वो मेडिसिन को प्रोक्योर कर रही है तो वो ऐसा नहीं कि मुफ्त में कर रही है, वो उसको पैसा दे के कर रही है। तो जब गवर्नमेंट जो है पब्लिकली किसी चीज को प्रोक्योर करती है तो वो कंज्यूमर होती है। ठीक है, और फिर कंज्यूमर की तरह उसके भी राइट्स होते हैं। और कंपटीशन लॉ जो है भारत में जो है
it advocates consumerism mainly through four important aspects. पहला क्या है? Protecting consumer from anti-competitive agreement by market controller, protecting consumer from any abuse of dominance by market player, protecting consumer from any type of the combinations जिसमें मर्जर, एक्विजिशन, एमलगमेशन वगैरह वगैरह शामिल है, जिसका कि इफेक्ट जो होता है वो इस तरीके से होता है कि मार्केट में कंपटीशन का खत्म हो जाता है। और चौथा एस्पेक्ट है बाय प्रमोटिंग द कंपटीशन एडवोकेसी टू द कंज्यूमर। ठीक है ना? तो मैंने आपको बताया कंज्यूमर का मतलब क्या होता है। ठीक है, कंज्यूमर के डिफिनेशंस में क्या क्या इंक्लूड होते हैं, किस तरीके से जो कंज्यूमर का परिभाषा कंज्यूमर एक्ट में दिया गया है और ये कंपटीशन एक्ट में दिया गया है, आपस में एक दूसरे से ये भिन्न है। मैंने आपको ये भी बताया कि गवर्नमेंट भी कंज्यूमर हो सकता है। और फिर मैंने आपको लास्ट में ये बताया कंपटीशन लॉ में जो कंज्यूमरिज्म की बात किया जा रहा है, मैंने कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के ऊपर में ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो बाकी सब काम जो कर रही है, साथ साथ में वो एडवोकेसी का भी काम करेगी। ठीक है ना? तो वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव देयरफॉर इज आल्सो टू एडवोकेट द कंज्यूमरिज्म। और कंज्यूमरिज्म की एडवोकेसी में चार इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स होते हैं। एक, कंज्यूमर का प्रोटेक्शन फ्रॉम एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट, ये बताया। प्रोटेक्शन ऑफ कंज्यूमर फ्रॉम एब्यूज ऑफ डोमिनेंस, ये बताया आपको। फिर प्रोटेक्शन ऑफ कंज्यूमर फ्रॉम एनी टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन, ये बताया आपको। और फिर मैंने आपको बताया कंपटीशन एडवोकेसी। ये कंपटीशन एडवोकेसी जो है ये मैं आपको चर्चा करूंगा डिटेल में, उसमें बताऊंगा उस समय आपको कि कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया की क्या रोल हैं इसको लेकर के। ठीक है, तो कल हम एक नया टॉपिक को लेकर के आपके पास में आएंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। कोई प्रश्न पूछना है तो आप लोगों को पूछ सकते हैं। और सॉरी, मैं ऑब्जर्व कर रहा हूं कि नेटवर्क चला गया है और आप लोग डिस्कनेक्ट हो गए हैं। थैंक यू, डोंट वरी।